मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, एक्टोनोमाइसीटीज हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। इनके बहुत सारे काम होते हैं और इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही हमारी मिट्टी जिंदा है। ये बहुत सारे काम करते हैं। अगर हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या शून्य हो जाए, बिल्कुल सूक्ष्म जीव ना रहें, तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी शून्य हो जाएगी। मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है, मिट्टी को जो पोषक तत्व देने की जो ताकत है, जिसे हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, वो सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होती है। ऐसा क्यों होता है, आज मैं इस पर डिस्कस करूंगा। और अगर हमें अपनी मिट्टी बचानी है, हमें अपना खेत बचाना है, हमें अच्छा उत्पादन लेना है, हमें अपना खेत अच्छा रखना है, उसकी हेल्थ अच्छी रखनी है, फसल हमें अच्छी रखनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे खेत में सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, बहुत अच्छी मात्रा में होने चाहिए। सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से काम करना चाहिए। अब ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इनका जो खाना होता है, इनका जो फूड है, वो जैविक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो मिट्टी में अगर जैविक पदार्थ ज्यादा है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, तो इन सूक्ष्म जीवों को भोजन मिलता रहेगा और ये अपना काम करते रहेंगे। तो इसलिए अच्छी मिट्टी वही होगी जिसके अंदर जैविक पदार्थ होंगे। अब इसको हम चाहे गोबर की खाद के माध्यम से बढ़ाएं, हरी खाद से बढ़ाएं, चाहे कंपोस्ट दें, चाहे वर्मी कंपोस्ट दें, फसल अवशेषों को मिलाएं, किसी भी प्रकार से हमें जैविक पदार्थ बढ़ाने चाहिए ताकि सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़े और अपना काम कर सके। अब ये ऐसा क्या काम करते हैं कि हमारी मिट्टी की ताकत बनी रहती है, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो मिट्टी की ताकत खत्म हो जाएगी। तो अपना खेत बचाने के लिए इन सूक्ष्म जीवों को बचाना जरूरी है। तो इनके कामों को समझते हैं कि क्या इनके काम है, वो यहाँ मैंने संक्षेप में लिखे हैं। हालांकि बहुत सारे काम हैं, यहाँ मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि इनके मुख्य क्या क्या काम है। पहला जो मुख्य काम है वो अपघटन, डिकम्पोजिशन करना है। जो हम जैविक पदार्थ डालते हैं, चाहे हमारे फसल अवशेष हैं, गोबर की खाद है, इनका अपघटन करना, इनको तोड़ना। क्योंकि जो जैविक पदार्थ होते हुए हैं उनके अंदर सेलुलोज है, हेमोसेलुलोज है, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव बहुत सारे एंजाइम्स निकालते हैं, बहुत सारे एसिड अपने अंदर से निकालते हैं, और उस कारण से ये कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे भाग में टूट जाता है, जिसको हम डिकम्पोजिशन या अपघटन कहते हैं। कभी कभी इसको हम सड़ाना भी कहते हैं। हालांकि सड़ाना एक शब्द अलग है, अपघटन इसके लिए सही शब्द है, जिसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो अगर कोई पत्ती मिट्टी के अंदर या कोई जड़ मिट्टी के अंदर सड़ रही है, मतलब उसका अपघटन हो रहा है, तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही हो रहा है। गोबर की खाद जब हम डालते हैं तो उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, इससे जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं, वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही होता है। अगर सूक्ष्म जीव नहीं है तो इन जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं होगा। जब इन जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं होगा तो ये जमीन के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनका इनमें से कुछ भी पोषक तत्व नहीं मिलेगा। जब इनका अपघटन होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं, ह्यूमिक एसिड निकलता है, फुल्विक एसिड निकलते हैं, बहुत सारे नॉन ह्यूमिक एसिड्स भी निकलते हैं जो पौधों की ग्रोथ में बड़ी सहायता करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम तो अपघटन ही करना है। जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं वहां अपघटन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जैविक पदार्थ ऐसे ही पड़ा रहता है। यही कारण होता है जो बहुत ठंडे स्थान होते हैं वहां सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, एक्टिविटी कम होती है, कम तापमान के कारण, और वहां जैविक पदार्थ ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो ये मैंने आपको मुख्य काम बताया डिकम्पोजिशन का, अपघटन का। दूसरा जो काम है, जब ये डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो बहुत सारे पोषक तत्व निकलते हैं। क्योंकि जो हम अवशेष, जो फसल अवशेष हैं, चाहे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, चाहे हरी खाद है, उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। और ये तभी निकलते हैं जब अपघटन होता है। तो एक तो ये पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पोषक तत्वों को जो उपलब्ध करा रहे हैं वो सूक्ष्म जीव करा रहे हैं। सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो पोषक तत्व उस रूप में नहीं बदल पाएंगे जिस रूप में पौधा चाहता है। तो ये सूक्ष्म जीव उन पोषक तत्वों को पौधे जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में बदल देता है। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, फास्फोरस को फास्फेट में बदल देता है, सल्फर को सल्फेट में बदल देता है। तो ये रूप बदलते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पर्लम है, राइजोबियम है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जो वायु की नाइट्रोजन है उसको लेकर के मिट्टी में स्थिर कर देता है और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो दलहनी फसलों में जो जड़ों में राइजोबियम होता है वो यही काम करता है, वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, पौधे को भी देता है और मिट्टी में भी मिलता है। इसी प्रकार से एजोटोबैक्टर है, एजोस्पर्लम है, ये वातावरण की वायु जो होती है उसको लेता है, उसमें जो नाइट्रोजन होती है उसको ऐसे रूप में बदल देता है जिसको पौधे चाहते हैं, अमोनियम में बदल देता है। तो एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही होता है।
तो अगर सूक्ष्मजीव इस तरह के ज्यादा होंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, तो जमीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए हमको इस ये वाले बायो फर्टिलाइजर भी यूज करने चाहिए नाइट्रोजन वाले। दूसरा, फास्फोरस को कैसे उपलब्ध कराते हैं सूक्ष्मजीव? सूक्ष्मजीव बहुत सारे कार्बनिक अम्ल निकालते हैं, बहुत सारे एंजाइम निकालते हैं, और मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस जमा होता है, जैसे कैल्शियम फास्फेट है, एल्युमिनियम फास्फेट है, जिंक फास्फेट है, फेरस फास्फेट है, इसको घोलता है, क्योंकि ये पानी में घुल नहीं पाते। अब तो सूक्ष्मजीव इनको घोलने का काम करते हैं, तो ये पानी में जब फास्फोरस घुल जाता है तो जड़ों को मिल जाता है, तो इस तरह से फास्फोरस की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। अब ये काम सूक्ष्मजीव कर रहे हैं। अगर मिट्टी के अंदर फास्फोरस बहुत सारा है और अधिकांश फास्फोरस फिक्स हो जाता है, क्योंकि मैं कई बार बता चुके हैं बहुत रिएक्शन करता है, जो भी हम खाद के माध्यम से फास्फोरस देते हैं, चाहे डीएपी से दें चाहे हम एसएसपी से दें, वो फिक्स हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है, स्थिर हो जाता है। तो इसको पानी में घुलने का काम सूक्ष्मजीव करते हैं। तो इनके भी बायो फर्टिलाइजर आते हैं जिसे हम पीएसबी कहते हैं, तो ये भी हमें प्रयोग करने चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, सूक्ष्मजीव बहुत सारे एसिड्स निकालते हैं, ये पोटेशियम को घोलने का काम करते हैं, पोटेशियम भी फिक्स हो जाता है। जिंक को जो जिंक फिक्स हो जाता है उसको भी घोलने का काम करते हैं, तो नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है, फास्फोरस की बढ़ती है, जिंक की बढ़ती है। इसके साथ साथ जो सल्फर जमीन के अंदर होता है उसको सल्फेट में बदलने का काम, क्योंकि पौधे सल्फर को ऐसे ही नहीं लेते, वो उसका रूप बदलना पड़ता है, सल्फेट के रूप में ही लेते हैं। तो ये जो रूप बदलता है सल्फर से सल्फेट, ये सूक्ष्मजीव ही करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का रूप जब अमोनियम नाइट्रेट में बदलता है तब पौधे लेते हैं, इसी तरह से सल्फर का रूप जब सल्फेट बदलता है तभी जड़ें सल्फर को ले पाती हैं। तो ये काम भी सूक्ष्मजीव कर रहे हैं। तो ये इन न्यूट्रिएंट की जो उपलब्धता है उसको तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में जो हमने जैविक पदार्थ डाले थे उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उसको भी ये उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो पत्ती है, जड़ है या गोबरी खाद है, उसके अंदर भी सूक्ष्म ये पोषक तत्व फंसे रहते हैं, आसानी से निकलते नहीं। इनको निकालने का काम भी यही सूक्ष्मजीव करते हैं। तो इसका मतलब कि यह है कि देखिए, अपघटन, डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर बनाना, उसको ह्यूमस में बदलना, उसके अंदर से फुल्विक एसिड निकालना, ह्यूमिक एसिड निकालना, ये काम सूक्ष्मजीव कर रहे हैं। पोषक तत्वों को उपलब्ध कराना, नाइट्रोजन को फिक्स करना, फास्फोरस को घोलना, पोटेशियम को निकालना, जिंक को घोलना, सल्फर का रूप बदलना, ये भी सूक्ष्मजीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब सूक्ष्मजीवों की सहायता से ही पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसलिए मिट्टी के अंदर सूक्ष्मजीवों का होना बहुत जरूरी है। जो भी हम खाद डालते हैं उसका जो रूप परिवर्तन होता है वो सूक्ष्मजीवों की सहायता से ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सूक्ष्मजीवों का। अब बात करते हैं कि सूक्ष्मजीव कैसे मृदा संरचना को प्रभावित करते हैं, मृदा संरचना को अच्छा कर देते हैं, जिसे हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये बहुत सारे कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं जो मिट्टी के कणों को बांधते हैं। तो जब मिट्टी के कण आपस में बंधते हैं तो उसकी संरचना में सुधार होता है, जिसे हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब ये कण आपस में जुड़ेंगे, फंगस जैसे कवक है वो भी जोड़ने का काम करती है, बैक्टीरिया है ये भी जोड़ने का काम करता है, ये बहुत तरह के कंपाउंड अपने अंदर से बहुत तरह के केमिकल्स निकालते हैं। तो इससे कण आपस में जुड़ते हैं। इस जुड़ने से वायु संचार बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर जल निकास बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर पानी रोकने की क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है। जब मृदा संरचना अच्छी होती है तो उसके अंदर पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता अच्छी होती है, पानी के साथ पोषक तत्व बह करके नीचे नहीं जाते। तो सॉइल स्ट्रक्चर का जो इंप्रूवमेंट होता है, सुधार होता है, सूक्ष्मजीवों की वजह से होता है। तो अगर हमारी मिट्टी के अंदर सूक्ष्मजीव हैं तो निश्चित रूप से मिट्टी वो भुरभुरी होगी, वो मिट्टी कठोर नहीं होगी, वो मिट्टी हल्की भी नहीं रहेगी, उसके अंदर धीरे धीरे पानी को रोकने की क्षमता आ जाएगी, उसके अंदर वायु संचार बहुत अच्छा होगा, पोषक तत्व रुकेंगे तो उससे जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से जो मिट्टी के कण जो आपस में बांधने का काम है ये सूक्ष्मजीव करते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो मिट्टी के भौतिक गुण बहुत अच्छे होते हैं, और इसकी वजह से जड़ अच्छी होती है, क्योंकि उससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, वायु मिलती है, उससे पर्याप्त मात्रा में नमी भी मिल जाती है। तो जब नमी मिलती है, वायु मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं तो जड़ें बहुत अच्छा काम करती हैं, जड़ें गहराई तक जाती हैं और फसल हमारी अच्छी होती है। तो इस तरह से सॉइल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। अब बात करें कि कैसे ये हार्मोन्स निकालते हैं। देखिए, पौधे को 3 तरह के हार्मोन चाहिए होते हैं जो उसकी वृद्धि को बढ़ाते हैं। जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है जिसे हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, और साइटोकाइनिन है। तीनों ही फसल की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, कोशिका विभाजन करते हैं, जिससे पौधों की लंबाई बढ़ती है, पत्तियां बढ़ती हैं, उसके अंदर कल्ले अच्छे निकलते हैं, लंबाई अच्छी होती है, जड़ भी बढ़ती है। तो ये सूक्ष्मजीव इस तरह के कंपाउंड्स निकालते हैं जो हार्मोन बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जब ये हार्मोन बढ़ते हैं तो पौधे में ये ऑक्सिन जब बढ़ता है तो लंबाई बढ़नी शुरू होती है, जिब्रेलिक एसिड से भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, साइटोकाइन से सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ये
सूक्ष्म जीवों से खासतौर से बैक्टीरिया बहुत अच्छे निकलते हैं, जिसको हम पीजीपीआर कहते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, जिसमें खासतौर से बहुत महत्वपूर्ण है स्यूडोमोनास है, बैसिलस है। ये जब स्पीसीज बैक्टीरिया की ज्यादा होती हैं तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलते हैं और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। अब ये राइजोबैक्टीरिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राइजो मतलब जड़ और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो ये जीवाणु जो है जड़ में ही रह करके अपना काम करते हैं और ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही पौधे की वृद्धि अच्छी रहती है। तो अगर हमारे खेत में जैविक पदार्थ अच्छा है तो ये जो बैक्टीरिया है, फंगस है, खासतौर से पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, इनकी संख्या बढ़ जाती है और हार्मोन ज्यादा निकलेंगे और इसकी वजह से हमारी फसल अच्छी होती है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है सूक्ष्म जीवों का मिट्टी के अंदर। अब बात करते हैं कि पौधे के अंदर सहनशीलता, जिसे हम स्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं, वो सूक्ष्म जीव उसको पैदा करते हैं पौधे के अंदर। कैसे करते हैं? देखिए, मिट्टी के अंदर सूखापन है, नमी की कमी हो रही है, या उसके अंदर सैलिनिटी, लवणता बहुत ज़्यादा हो रही है, या ठंड बहुत ज़्यादा है, या गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पौधे उसको सहन नहीं कर पाता है। उसके अंदर ऐसे कंपाउंड कम होते हैं तो जल्दी उसकी डेथ हो जाती है पौधे की। लेकिन ये सूक्ष्म जीव इस तरह के कंपाउंड पैदा करते हैं कि पौधे के अंदर इस तरह की टॉलरेंस आ जाती है, स्ट्रेस टॉलरेंस आ जाता है, तो पौधा कम नमी में भी अच्छा पैदा होता है, अच्छी उसकी ग्रोथ होती है, जड़ें उसकी ग्रोथ करती रहती हैं, उसकी पत्तियां ग्रोथ करती रहती हैं। इसी तरह से अगर मिट्टी के अंदर सैलिनिटी साल्ट ज्यादा हो जाए तो भी पौधे को ग्रो करने में ये कंपाउंड उसकी सहायता करते हैं। तो ये बहुत सारे कंपाउंड निकलते हैं। अगर ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, मिट्टी बहुत ठंडी हो रही है, वातावरण बहुत ठंडा है, तो पौधे को ये बचाते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स हैं, बहुत तरह के केमिकल्स ये सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से, फंगस है, बैक्टीरिया है। तो इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी के दिन है, तो पौधे को उस गर्मी के प्रति सहनशीलता लाते हैं। तो पौधे के अंदर सहनशीलता लाने के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं, कुछ कंपाउंड चाहिए होते हैं, और वो ये जो रसायन है ये सूक्ष्म जीव पैदा अपने अंदर से करते हैं, जिससे पौधा लेता है और पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। यही कारण होता है कि जिन खेतों में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, जैविक पदार्थ अच्छा है, वो सूखे को भी सहन कर लेते हैं, वो ठंड गर्मी को भी सहन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बहुत ज्यादा है। तो आपने अब समझा कि किस तरह से सूक्ष्म जीव ना केवल हमारी मिट्टी को अच्छा रखते हैं बल्कि हमारी फसल को भी अच्छा रखते हैं। तो मिट्टी को बचाना है, फसल को बचाना है, तो हमें सूक्ष्म जीवों को अपने खेत के अंदर बचाना चाहिए, उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। इसके लिए हमें जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। चाहे आप गोबर की खाद प्रयोग करें, चाहे वर्मी कंपोस्ट करें, आप हरी खाद ले सकते हैं, फसल अवशेषों को खेत में मिलाएं। किसी भी प्रकार का जब आप जैविक पदार्थ मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और हमारी मिट्टी अच्छी होती है, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है। तो अगली बार जब भी आप फसल बोएं तो अपने खेतों में जैविक पदार्थों को बढ़ाने का प्रयास करें। जैव उर्वरकों को अपने खेत में जरूर दें। फास्फोरस वाले जैव उर्वरक आते हैं, नाइट्रोजन वाले आते हैं, एनपीके के भी आते हैं। जो भी आपको जैव उर्वरक मिले उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि इनकी संख्या बढ़े और हमारी मिट्टी अच्छी हो, उसके गुण अच्छे हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो। जब मिट्टी बचेगी तभी हमारी फसल बचेगी, और ये काम हम सूक्ष्म जीवों को बढ़ा करके कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारी खेती में सहायता करते हैं। धन्यवाद।